नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अब एक सुरेश की बात बताऊं। सुरेश एक ज़मीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट में इंटर करता है, लेकिन वो 20 लाख रुपए देता है। लेकिन जब बाद में जब उसको बैंक से फिनांस कराने जाता है तो बैंक ये कहती है कि जो प्रॉपर्टी तुम खरीद रहे हो, चूँकि वो बिल पे है, बिल के ज़रिए उसके पास आया है, तो उसका प्रोबेट करा लो। और बैंक मना कर देती है लोन लेने पर। फिर वो नोटिस देता है, लेकिन अंत में उसके साथ क्या होता है सूट फाइल करने पर, ये हम देखते हैं। दूसरी तरफ पूर्णिमा है। पूर्णिमा को बिजनेस में लॉस होता है। वो एक वन टाइम सेटलमेंट में इंटर करती है इस बैंक के साथ, और 3 महीने के अंदर उसको वो पेमेंट करना होता है, अदरवाइज वो बहुत ह्यूज लॉस में सफ़र करने वाली है। वो अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एग्रीमेंट में टू सेल में इंटर करती है, और उसमें स्पेसिफिकली वो कहती है कि उसको पैसा अर्जेंटली चाहिए, लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल पाता है। अब इन दो सिनेरियोज में हम देखते हैं दोनों के साथ क्या होता है। एक बहुत ही बढ़िया डिस्कशन आज आप देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और जिसमें बहुत सारे लॉ पॉइंट को बहुत बढ़िया डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला कि खरीदार को एक दोहरी मार पड़ती है। ना तो उसको पैसा मिलता है जो 20 लाख रुपया उसने पे किया था सुरेश ने, ना ही कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री देती है। तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। बेसिक फैक्ट बता दूं कि सुरेश एक प्रॉपर्टी में एंटर करता है, इसमें 55,50,000 में उसका सौदा होता है। 20 लाख रुपया वो एडवांस दे देता है, और उसके बाद वो बैंक फिनांस के लिए जाता है। लेकिन पूरे प्रक्रिया को 4 महीने के अंदर पूरा करना था, क्योंकि पेमेंट का टाइम 4 महीने का था। अगस्त था उसके एग्रीमेंट टू सेल में कि अगर बायर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता उस एग्रीमेंट में जो दिया हुआ है, या पेमेंट नहीं कर पाता, तो उसका जो भी एडवांस है वो फोरफीट होगा। और अगर सेलर नहीं कर पाता तो जैसा कि नॉर्मली होता है कि उसको डबल एडवांस का डबल द अमाउंट देना होता है। को बैंक, जैसा मैंने बताया, बैंक लोन नहीं होता है उसको। वो कहते हैं कि भाई जो ऑनरशिप है उसके लिए उसको प्रोवेट को लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बैंक नहीं करेगी। टाइम निकल गया, पेमेंट हुआ नहीं, सुरेश एक लीगल नोटिस देता है। लीगल नोटिस के रिप्लाई में जो सेलर होता है वो उसके एग्रीमेंट को ही कैंसिल कर देता है कि तुम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए, लिहाजा हम एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं। और वो प्रॉपर्टी उसके बाद किसी और को बेच देता है। सुरेश सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करता है, जिसमें वो सेलर और उसके हस्बैंड और जो सब्सिक्वेंट बायर्स थे उन सबको पार्टी बनाता है। अल्टरनेट जो सेल हुआ है उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। रिफंड का प्रॉपर प्रेयर नहीं होता है। ट्रायल कोर्ट सूट को डिसमिस कर देती है 2012 में। क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट का ये कहना था कि टाइम वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, और विल का प्रोबेट लेना लीगली ज़रूरी नहीं है। तो इस ग्राउंड पे एग्रीमेंट को फुलफ़िल नहीं करना, उस एग्रीमेंट तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। और पूरे अपने प्लीडिंग में बायर ने, सुरेश ने ये भी नहीं दिखाया कि वो रेडीनेस और विलिंगनेस उसके पार्ट में था अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने पे। और इस तरीके से एडवांस फॉर फीचर क्लॉज वैलिड है। ट्रायल कोर्ट सूट को डिसमिस कर देती है और एडवांस जो दिया था उसके फॉर फीचर को अपहेल्ड करती है। हाई कोर्ट मैटर जाता है कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के डिक्री को अपहेल्ड करती है। सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर वही बहुत ही जो बढ़िया बेंच है, डिवीज़न बेंच, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन का, वो इस केस को सुनते हैं। और 5 मई 2025 को एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट से ज़रिए, जो बहुत सारे लॉ पॉइंट को सेटल करता है, उसके ज़रिए इस केस को डिसाइड करते हैं। केस का नाम है KR सुरेश वर्सेस R पूर्णिमा एंड अदर्स, और इसका इंडिपेंडेंट साइटेशन है 2025 INSC 617। सबसे पहला सवाल था कि क्या जो 20 लाख रुपया दिया गया था सुरेश के द्वारा सेलर को, वो एडवांस था या अर्नेस्ट मनी था। क्योंकि जब भी फोरफीचर की बात होती है तो ये इशू डिसाइड करने के लिए करना पड़ता है। अर्नेस्ट मनी के फोरफीचर का प्रोविज़न उसमें दिया हुआ था, जो एग्रीमेंट टू सेल था। अब ये कहा कि भाई नाम चाहे जो भी हो, एडवांस हो
अर्नेस्ट मनी हो, लेकिन देखना होता है कि वो क्या है। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें जो पैसा दिया गया था वो एक अर्नेस्ट मनी ही था। फीचर जो था उस एडवांस, उस पैसे का जो 20 लाख रुपया दिया गया था वो अर्नेस्ट मनी के को क्वालिफाई करता है। अर्नेस्ट मनी नॉर्मली हम कॉमन लैंग्वेज में उसको बयाना की राशि कहते हैं, या बयाना राशि कहते हैं, या बयाना कहते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए एक तरीके से प्लेस किया जाता है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो ये पैसा फॉरफिट होगा, और उस या कि जो पार्टीज़ के डिफ़ॉल्ट होते हैं उस पर वो पैसा फॉरफिट होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पे ही का सहारा लिया इस इशू को डिसाइड करने में, जिसमें सतीश बत्रा बते सुधीर रवल, या दूसरा जजमेंट श्री हनुमान कॉटन मिल्स वीडियो कॉन्ट्रोवर्ट। तो इन सब जजमेंट के बैकग्राउंड में कोर्ट ने ये कहा कि जो 20 लाख एडवांस दिया गया था वो अर्नेस्ट मनी था और उसका फॉरफीचर हो सकता है। अब एक सवाल होता है कि इस पर सेक्शन 74 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों नहीं लागू हुआ, जो ये प्रोवाइड करता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई फॉरफीचर या कोई लॉस सफ़र किया गया है तो उसको क्लेम किया जा सकता है। तो नॉर्मली जब भी आप किसी के अमाउंट को फॉरफिट करते हैं तो आपको प्लीडिंग में भी ये दिखाना होगा कि ये लॉस सफ़र किया गया है, और प्रूव भी करना होगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि फॉरफीचर के लिए लॉ जो प्रूव करना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अर्नेस्ट मनी पर सेक्शन 74 ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए सेक्शन 74 की को कंप्लायंस या उसके क्राइटेरिया को मीट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे जो पैसा दिया गया था वो अर्नेस्ट मनी था, इसलिए उसको फॉरफिट किया जा सकता है। तीसरा सवाल था कोर्ट के सामने कि क्या बायर ने अपना रेडीनेस एंड विलिंगनेस शो किया, जिसकी वजह से उसको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में डिग्री दी जा सके। कोर्ट ने ये कहा कि इसके पास पैसे तो थे नहीं, और ना ही लीगल नोटिस के रिप्लाई जब आया तो उसने ये था, उसने समय भी नहीं मांगा, टाइम के अंदर पेमेंट भी नहीं किया, और फिनेंशियल कैपेसिटी को भी प्रूव नहीं कर पाया। तो लिहाजा इस बैकग्राउंड में उस बायर ने रेडीनेस एंड विलिंग्स प्रूव नहीं किया, इसलिए वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इंटाइटल नहीं है। अब सिर्फ लीगल नोटिस भेजना काफ़ी नहीं होता, उसको अपने प्लीडिंग में भी प्रूफ में भी लाना होता है कि वो तैयार था अपने ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने के लिए। तो उसके अमाउंट को फोरफिट किया गया या रिफंड का ऑर्डर नहीं किया, ये बड़ा क्रूशियल मैटर था। तो इसमें कोर्ट ने सेक्शन 22 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सहारा लिया, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आपको उसका प्रेयर करना होगा। इन एब्सेंस ऑफ प्रेयर कोर्ट रिफ़ंड ग्रांट नहीं करती, और यहाँ पे बायर ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में ये प्रेयर ही नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी सुरेश से, जिसकी वजह से उसको ये खामियाजा भुगतना, ये लॉस सहना पड़ा। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई परवर्सिटी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई लीगलिटी नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया। अब ये है कि क्या टेक अवे है इस जजमेंट से, और क्या मैं अपने व्यूवर्स को या अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ इस जजमेंट के जरिए कि 3 गोल्डन लेसन्स है इसमें। पहला, एग्रीमेंट के फॉरफीचर क्लाउज को कभी लाइटली मत लीजिए, इसको सीरियसली लीजिए। अगर टाइम स्पेसिफिकली दिया हुआ है फुलफिल करने का, तो आप ये मान के चलिए कि टाइम इज़ द एसेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, और उस टाइम को फुलफिल करना होगा। दूसरा, जब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस डालते हैं आप, तो अपने रेडीनेस विलिंगनेस के आस्पेक्ट को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि कोर्ट इस चीज़ को बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के डिग्री देने के लिए उसको प्रूव भी करना पड़ता है। तीसरा, कि अगर ऑल्टरनेट प्रेयर आप जरूर डालिए कि अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं करती है तो आपका रिफंड जो एडवांस दिया गया है वो आपको मिलना चाहिए इंटरेस्ट के साथ। ये 3 गोल्डन लेसन हैं जो मैं सभी को देना चाहता हूँ। और अगर आपको आज का डिस्कशन फ़ायदेमंद लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप आज के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो हर एक बार मैं आपसे कहता हूँ, अपने व्यूज़ को हम तक ज़रूर पहुँचाइए इस डिस्कशन से रिलेटेड, जिससे कि हम लेटेस्ट जजमेंट के ज़रिए आपको अलग अलग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर हम आपसे डिस्कशन जारी रखें। और आज
मैं दिलीप सिंह आपको नमस्कार करता